नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इतिहास विषय में राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा की। हम बात कर रहे हैं राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में बात करते हैं कि राणा सांगा का क्या इतिहास रहा और इनका इतिहास में क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको इनकी वंशावली पर। सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में मौखल आता है। मौखल के बाद में, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, मौखल से पहले जो पीढ़ी है वो बता दी थी। मौखल के बाद में इनका पुत्र आता है कुंभा, और कुंभा के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था उदा, जिनको हम उदय सिंह के नाम से भी जानते थे। एक का नाम था उदा, जिसको उदय सिंह जी के नाम से भी पुकारा जाता था, और एक का नाम था रायमल। ये दो इनके पुत्र थे। कुंभा की अगर बात करूं मैं, तो कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी का जो काल है वो कुंभा का माना जाता है। कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद में जो उदा है, उदा का जो शासनकाल है वो 1468 से 1473 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रायमल की। तो रायमल जो है वो 1473 से 1509 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये तो मैंने वंशावली की बात की कि राणा सांगा से पहले इनका क्या इतिहास रहा था। मौखल, कुंभा के दो पुत्र उदय सिंह जी भी बोलते हैं, और एक रायमल, और इनका मैंने आपको समय बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रायमल की। रायमल की अगर बात करें, मैंने बताया रायमल के जो हैं वो 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। नंबर 1 जिसका नाम था पृथ्वीराज, नंबर 2 की बात करें जयमल, और नंबर 3 की बात करें तो वो था राणा सांगा। पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा, ये रायमल के 3 पुत्र थे। अब क्या होता है कि रायमल हो जाते बुढ़े, एज में हो जाते। जब रायमल की एज हो जाती है तो फिर वो जीते जी चाहता है कि मैं इन तीनों में से क्या बना लूं, उत्तराधिकारी बना लूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। पृथ्वीराज कहता मैं बैठूंगा, जयमल कहता मैं बैठूंगा, और राणा सांगा सबसे छोटा था, तो इनके अंदर भी महत्वाकांक्षाएं थी कि मैं राजगद्दी संभालूं। एक इनका चाचा जी थे जिसका नाम था सारंगदेव। क्या नाम था? सारंगदेव। ये इनके क्या लगते थे? सारंगदेव चाचा जी लगते थे इन तीनों के। तो ये इनमें भी कहीं ना कहीं विचार आता था कि रायमल के बाद मैं क्या बनूं, मेवाड़ की गद्दी का राजा बनूं। तो ऐसे में क्या होता है, एक बार ये इसके लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ये किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, और ज्योतिष को ये तीनों अपना हाथ बताते हैं, अपनी अपनी जन्म कुंडलियां लेके जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं ज्योतिष को। तो ज्योतिष जो है ना, सबसे पहले पृथ्वीराज का हाथ देखता है। जब पृथ्वीराज का हाथ देखता है ना ज्योतिष, तो कहता है ज्योतिष के आपके राजयोग इतने लिखे हुए नहीं।
फिर कहते हैं जयमल हाथ दिखाता है, तो जयमल को भी कहते हैं कि भाई आपके भी इतना कोई राजयोग लिखा हुआ नहीं है। और जैसे ही राणा सांगा अपना हाथ दिखाता है ज्योतिष को, तो ज्योतिष कहता है कि आपके प्रबल योग है। और प्रबल योग किसके हैं? आपके प्रबल योग बन रहे हैं और आप ही मेवाड़ की गद्दी संभालेंगे। आप ही क्या संभालेंगे? मेवाड़ की गद्दी संभालेंगे। आपके राज योग है, आपके प्रबल राज योग लिखे हुए हैं और आप मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे। तो इस तरह से जैसे ही ज्योतिष ने कहा कि आपके प्रबल योग है, राजयोग है, तो पृथ्वीराज को क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। और क्रोध आकर के ये क्या कर लेता है, पृथ्वीराज जो है वो राणा सांगा पर तलवार निकाल करके हमला कर लेता है। और जैसे ही पृथ्वीराज राणा सांगा पर हमला करता है तो वो कैसे भी करके अपनी जान तो बचा देता है, क्योंकि उनका सारंगदेव जो काका जी हैं, चाचा जी जो हैं, वो बीच में आ जाते हैं और उनको जान बचाने की कोशिश कर देते हैं। राणा सांगा लेकिन फिर भी वो बच तो जाता है, लेकिन उसकी आंख हमेशा चली जाती है। तो उसकी जो आंख है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है? चली जाती है। वो एक आंख से अंधा हो गया। एक आंख है, एक आंख नहीं, एक आंख फूट चुकी है। तो एक आंख किसने फोड़ी है? पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज कौन था? इसका भाई। इसके भाई ने इसकी क्या फोड़ दी? आंख फोड़ दी। अब क्या होता है, आगे हम बात करते हैं कि आंख फोड़ी। अब ये जान बचाकर अपनी जान बचा करके वहां से भाग जाता है। और भाग कर कहां आता है? ये कहां आता है बेटा? अजमेर। कहां आता है? अजमेर आता है। कहां आता है? अजमेर आता है। और अजमेर में उस समय थे महपा करमचंद पवार। क्या नाम था? महता करमचंद पवार। महता, इसको महपा कहते हैं। क्या कहते हैं? महपा। बोलिए क्या बोलते हैं इसको? महपा करमचंद पवार। ये महपा करमचंद पवार के संरक्षण में आता है। संरक्षण में आकर के यहाँ पर वो अज्ञातवास में रहता है। किस में रहता है? अज्ञातवास में रहता है। अब ये अज्ञातवास से कब बाहर आएगा मैं बाद में आपको बताता हूं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा। तो राणा सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राम सिंह भी कहते हैं। तो इनका नाम जो है वो संग्राम सिंह था। क्या नाम था? संग्राम सिंह। तो इसको संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। इसके कार्यकाल की बात करूं तो 1509 के अंदर रायमल जो है वो क्या हो गया है? बुढ़ा हो गया है। इधर राणा सांगा अभी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और अजमेर में किसके पास है? महपा करमचंद पवार के पास में। करमचंद पवार के पास में संरक्षण में है। ये इसकी संरक्षण में है। किसके संरक्षण में है? ये महपा करमचंद पवार के संरक्षण में सुरक्षित है। राणा सांगा को सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर। अब 1509 में मेवाड़ में क्या हो जाता है? मेवाड़ में 1509 में रायमल की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। उधर उनके जो भाई हैं दो, पृथ्वीराज जयमल और उसका एक चाचा जी सारंगदेव, वो आपस में लड़ते झगड़ते अपनी मौत मारे जाते हैं। वो जब अपनी मौत मारे जाते हैं उसके बाद में 1509 के अंदर इधर रायमल की भी मृत्यु हो जाती है। तो किसी ने कहा कि इनका वंश जिंदा है, जो कहां रहता है? अजमेर में। कहां रहता है? अजमेर में है। उसको बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको बुलाना चाहिए। तो फिर यहां राणा सांगा को कहां बुला दिया जाता है? राणा सांगा को कहां बुला दिया जाता है? मेवाड़ बुला दिया जाता है। अब राणा सांगा कहां आ गया है? मेवाड़ आ गया है। अब क्या होगा इसका? मेवाड़ आया तो भाई राज्याभिषेक होगा। क्या होगा? राज्याभिषेक होगा। अब
राणा सांगा का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्या होता है? गद्दी पर बैठाना। किसको बिठाएंगे अब? राणा सांगा। क्योंकि इनके पिताजी की क्या हो गई है? डेथ हो गई। इधर भाई भी आपस में लड़क कर झगड़ कर मर गए हैं। अब एकमात्र विकल्प है, वो कौन है? राणा सांगा। और राणा सांगा क्या बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी। तो कहते हैं राणा सांगा जो है 5 मई 1509 को राजगद्दी पर बैठता है और इनका जो शासन काल है वो चलता है 1528 तक। कब तक चलता है? 1528 तक। तो राणा सांगा का शासन काल क्या हुआ? 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक रहा। 1509 से 1528 ईस्वी तक राणा सांगा मेवाड़ में क्या करता है? राज करता है। अब बात आती है आगे कि राणा सांगा जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्या थी। कांटों का ताज था। ऐसा नहीं कि बना बनाया उसको मिला, क्योंकि रायमल के समय में उनके आसपास बहुत सारे दुश्मन पनप रहे थे। अगर हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर देखें, ये था मेवाड़। क्या था? ये था मेवाड़। क्या था? मेवाड़। इस मेवाड़ में यहां इसको मेवाड़ बोलते हैं। आपका भीलवाड़ा हुआ, आपका चित्तौड़ हुआ, आपका उदयपुर हुआ, आपका राजसमंद हुआ, ये जो सारा क्षेत्र है ना, वो किस नाम से पुकारा जाता था? मेवाड़। अब जो मेवाड़ यहाँ था, यहाँ राणा सांगा बैठा है। कौन बैठा है? राणा सांगा। या राणा सांगा का राज्याभिषेक हो चुका है। तो उस समय दिल्ली, ये दिल्ली थी, ये क्या है? दिल्ली। इस समय दिल्ली, इसके जो समकालीन शासक कौन कौन थे? इधर दिल्ली था, इधर था मालवा। क्या था? मालवा। और इधर आता है आपका गुजरात। क्या आता है? गुजरात। तो यहां पर कौन इनके, जब ये राजगद्दी पर बैठे तो इनके तीनों और कौन दुश्मन थे? दिल्ली के अंदर उस समय बैठा था आपका इब्राहिम लोदी। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इधर बैठा था आपका नासिरुद्दीन। कौन बैठा था? नासिरुद्दीन। और इधर बैठा था आपका मोहम्मद बेगड़ा। कौन बैठा था? मोहम्मद बेगड़ा। वैसे कहते हैं कि इसके जो समकालीन जो शासक था यहाँ पर, वो था सिकंदर लोदी। पहला कौन था भैया? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। पहला कौन था? सिकंदर लोदी था। और अब देखिए, दिल्ली में सिकंदर लोदी बैठा है, मालवा में नासरुद्दीन बैठे हैं खिलजी, और इधर गुजरात में कौन बैठे हैं? मोहम्मद बेगड़ा बैठा है। ये तीनों के तीनों इसके पक्के दुश्मन थे, इनके पिताजी के। तो इनसे अब क्या करेगा ये? अब यहां पर देखिए बीकानेर है। क्या है? बीकानेर। इधर आपका मारवाड़ है, इधर आपका आमेर है, इधर आपका बूंदी है। ये बूंदी है, आमेर है, आमेर का जयपुर। इधर बीकानेर है, इधर क्या है? मारवाड़ है। इनको क्या करेगा? वो सबसे पहले सुरक्षित करेगा। क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। अपनी पारंपरिक स्थिति को मजबूत करेगा, क्योंकि आसपास सारे दुश्मन थे। तो इन सभी को क्या करेगा? वो सुरक्षित करेगा। तो सुरक्षित करेगा तो सब यहां पर क्या होता है? यहां पर सुरक्षित करने के लिए क्या करता है? एक महपा करमचंद पवार बताया था। क्या बताया था? महपा करमचंद पवार। महपा करमचंद पवार को यहां बिठा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई अजमेर में, ये क्या है? अजमेर में आपको सुरक्षा करनी है। तो सुरक्षा का प्रहरी जो है अजमेर में किसको बना दिया? करमचंद पवार को बना दिया। इधर इन्होंने क्या किया? आसपास सारे वैवाहिक संबंध बना लिए। क्या बना दिए? वैवाहिक संबंध बना दिए, ताकि दुश्मन से अपन लोहा ले सकते हैं। इनको रिश्तेदारी में बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया?
ये राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ये है आपका राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर अब परिस्थितियां बदल गई। इधर क्या आएगा आपका, बताओ? दिल्ली। क्या आएगा? दिल्ली। इधर आएगा आपका दिल्ली। इधर आपका क्या है? गुजरात। मालवा। क्या है? मालवा। मालवा। इधर आपका क्या है भैया? गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात। अब परिस्थितियां बदल गई है। ये है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। परिस्थितियां क्या बदली? अब सिकंदर लोदी की जगह एक नया सुल्तान बनता है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या बनता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। यहाँ का राजा कौन बना? सुल्तान कौन आया? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था। मालवा में कौन बैठा है इस समय? मोहम्मद खिलजी। क्या नाम है? मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी। और ये मोहम्मद खिलजी कौन से भैया? द्वितीय। कौन से? द्वितीय। इधर अगर बात करें गुजरात में कौन बैठा है? मुजफ्फर खां। क्या नाम है? मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां। इधर मुजफ्फर खां को बिठाया गया है। एक गुजरात में ये, मालवा में ये, दिल्ली में ये बड़े बड़े सुल्तान यहाँ बैठे हुए हैं। इधर राणा सांगा बैठा हुआ है। इधर कौन बैठा हुआ? राणा सांगा। राणा सांगा। तो मैंने पहले बता दिया, ये बीकानेर, ये जयपुर, ये अजमेर, ये कौन सा है? मारवाड़। यहां पर ये क्या करता है? अपनी पारंपरिक स्थिति को क्या करता है? ये बूंदी पारंपरिक स्थिति को मजबूत करता है। अब ताकि इनसे लोहा ले सके। अब देखिए इनके युद्ध कौन कौन से होते हैं। अगर हम युद्ध की बात करें तो राणा सांगा देखो इनसे युद्ध करेगा, इनसे युद्ध करेगा और इनसे भी क्या करेगा? युद्ध करेगा। मालवा की जो राजधानी थी ना, वो ध्यान में रखना, मांडू। क्या थी? मांडू। और मालवा में मोहम्मद खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम बताया मैंने, मेदिनी राय। क्या बताया? मेदिनी राय। मेदिनी राय। ये कौन था मेदिनी राय? मोहम्मद खिलजी द्वितीय का सेनापति था। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं राणा सांगा द्वारा किए गए युद्ध। राणा सांगा के युद्ध। राणा सांगा के युद्ध कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो युद्ध हुआ ना, वो बात करते हैं खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातोली का युद्ध। सबसे पहले होता है खातोली का युद्ध। ये युद्ध होता है आपका 1517 ईस्वी में। कब होता है? 1517 ईस्वी में। खातोली पड़ता है भैया आपका कोटा में। कहाँ पड़ता है? कोटा में। कहाँ पड़ता है? कोटा में। अभी वर्तमान में कोटा जिला है ना, वहां पर खातोली आया हुआ है। खातोली कहाँ पड़ता है बताओ? कोटा में। अब बात करते हैं ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? दो पक्षों में होता है। युद्ध हमेशा कितने पक्षों में होता है? दो पक्षों में। एक तरफ था आपका राणा सांगा, तो भाई दूसरी तरफ कौन था वो बता देता हूं मैं, इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली का क्या था? सुल्तान था। इधर राणा सांगा है, इधर इब्राहिम लोदी है। 1517 में युद्ध होता है और इस युद्ध पर राणा सांगा जीत जाता है। क्या जाता है? जीत जाता है। अब इस युद्ध के अंदर बड़े दुख की बात है कि राणा सांगा की पहले से आपको पता है भाई ने आंख फोड़ दी। तो यहाँ पर क्या है? इसका बाया हाथ कट जाता है। क्या कट जाता है? बाया हाथ कट जाता है राणा सांगा का। और एक टांग जो है ना, टांग का जो घुटना है, उस घुटने में लग जाने के कारण वो ऐसा लंगड़ा। क्या हो जाता है? लंगड़े हो जाते हैं। कौन? राणा सांगा। अब एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है और टांग में लगी हुई है, इसलिए लंगड़ा है। इस तरह से राणा सांगा की स्थिति है। फिर भी वो दुश्मनों से लोहा ले रहा है। इब्राहिम लोदी जैसे सुल्तान को हरा रहा है। वो भी कौन से मैदान में? खातोली के मैदान में हरा चुका है उसको। आगे बढ़ते दूसरा युद्ध आता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। अब बाड़ी का युद्ध जो है ना, उसके बाद में दूसरा युद्ध आता है जिसका नाम है बाड़ी का युद्ध। क्या नाम है? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, ये बाड़ी कहां पर है पता है क्या आपको?
बाड़ी का बाड़ी पड़ता है धौलपुर। कहाँ पड़ता है? धौलपुर। और ये हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। बाड़ी का जो युद्ध है वो भी दो के मध्य में हुआ था। इधर राणा सांगा था और इधर कौन था? जल्दी बताओ कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इनके मध्य में होता है। एक तरफ इब्राहिम लोधी है और एक तरफ राणा सांगा है। इन दोनों के मध्य में बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी धौलपुर में पड़ता है 1500। इस युद्ध में भी राणा सांगा बाजी मार देता है और इस युद्ध में भी कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। इस प्रकार से बाड़ी का युद्ध और खातोली का दोनों किसके पक्ष में रहता है? राणा सांगा के पक्ष में रहता है। तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें, तीसरा युद्ध आता है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो है वो कब लड़ा जाता है? अगर गागरोन के युद्ध की बात करें तो वो कब लड़ा जाता है? वो लड़ा जाता है आपके 1519। कब लड़ा जाता है? 1519 में लड़ा जाता है गागरोन का युद्ध। ये युद्ध जो है किन के मध्य में लड़ा जाता है? बताइए। ये युद्ध लड़ा जाता है, एक तरफ राणा सांगा है, एक तरफ कौन है? राणा सांगा है। तो दूसरी तरफ कौन है? नहीं, इब्राहिम लोधी नहीं। दूसरी तरफ है आपका यहाँ पर मालवा का शासक, मैंने बताया था, मोहम्मद खिलजी। क्या नाम था? मोहम्मद खिलजी। कौन था? मोहम्मद खिलजी। कौन सा? सेकंड मोहम्मद खिलजी। इन दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा जाता है। अब किस बात के लिए? इसके दरबार में, ये जो मालवा है, ये मालवा का शासक, मालवा के दरबार में एक शासक रहा करता था, इनका सेनापति, जिसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। मेदिनी राय का शासन चल रहा था। तो मेदिनी राय और मोहम्मद खिलजी के मध्य में कोई झड़प हो जाती है। तो क्या हो जाता है? जब झड़प हो जाती है तो मेदिनी राय को मोहम्मद खिलजी निकाल देते हैं और जब निकाल देते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? राणा सांगा के पास। ये कहाँ चला जाता है? मेवाड़ में चला जाता है, राणा सांगा के पास। तो फिर मोहम्मद खिलजी ने इसको कहा कि राणा सांगा आप मेरे दुश्मन को लौटा दीजिए। राणा सांगा कहते हैं कि नहीं, हमारे दरबार में आओ, मेहमान को हम नहीं ले जा सकते, आप हमारे शरण में आए, हम उनकी रक्षा करेंगे, ये हमारा दायित्व तो है। तो ऐसे में इन दोनों में क्या बन जाती है? दुश्मनी। इस दुश्मनी किसमें बदल जाती है? युद्ध में। और वो युद्ध कौन सा कहलाता है? गागरोन का युद्ध कहलाता है। तो इस युद्ध में भी बाजी कौन मारता है बेटा? राणा सांगा। इस युद्ध में भी जीत कौन जाता है? राणा सांगा जीत जाता है और मोहम्मद खिलजी हार जाता है। इस प्रकार से तीन बड़े युद्ध राणा सांगा ने किए। तो तीनों युद्ध में राणा सांगा ने क्या जीत ली थी? जीत हासिल कर ली। अब बात करते हैं अगली। अब मारता है कौन एंट्री? कौन आएगा? मुगलों का शासक आएगा। और मुगलों का शासक कौन था उस समय? बाबर। कौन था? बाबर। अब देखो, बाबर की बात बड़ी बात है। उनका जन्म हुआ था राणा सांगा का 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। और इनका जन्म हुआ था 1583। दोनों आसपास ही, एक साल का क्या है फर्क। अब दिल्ली की गद्दी के लिए कौन कोशिश कर रहा है? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? इब्राहिम। कौन बैठा है? इब्राहिम लोधी बैठा है दिल्ली की गद्दी पर। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोधी बैठा है। भाई साहब, इब्राहिम लोधी बैठा है। तो बाबर कोशिश करता है कि अब बाबर को भारत तो कौन को बुलाएगा? अब भारत कौन बुलाएगा बाबर को? कौन कोई बुलाएगा? तो देखिए, याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक तो दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी। और एक का नाम था आलम खां। क्या नाम था? आलम खां लोधी। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, ये दोनों जो हैं वो किसको निमंत्रण भेजते हैं? बाबर को, कि भारत में आइए और इब्राहिम लोधी को मार दीजिए, भगा दीजिए और आप क्या बन जाएंगे? सम्राट। ये दोनों चाहते थे कि बाबर को बुलाते हैं, इब्राहिम लोधी को मार देते हैं और फिर क्या करें? बाबर को भी हटा देंगे अपने मार्ग से और अपन क्या कर देंगे? दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो दौलत खां कौन था? ये पंजाब का गवर्नर था। कौन था? पंजाब का गवर्नर।
याद रखना। पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत का। इब्राहिम लोदी कौन था? सही, ये इब्राहिम लोदी का क्या लगता था? आलम खां। आलम का क्या लगता था? ये उसका चाचा जी थे। कौन थे? चाचा। किसके? इब्राहिम लोदी। आया समझ में? इस तरह से अब बात करते हैं आगे। अब जब बाबर जो है वो आ गया कहां पर? भारत में आ गया है। किसने बुला दिया? दौलत खां लोदी ने। किसने बुलाया? आलम खां लोदी। जब बाबर भारत में आता है तो उस समय राज कौन किसका चलता है? इब्राहिम लोदी का। बाबर आता है और इधर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो होता है किन किन के मध्य में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ये कब होता है? याद रखना, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर भारत में पहली बार बाबर ने क्या किया? तोप खाने का प्रयोग किया। इसका तोप खाने का प्रयोग किया। इसके साथ में ही गोले बारूद का प्रयोग किया। गोले बारूद का प्रयोग किया। इसके साथ में एक पद्धति लेकर आया था नई, और उस पद्धति का नाम था तुलुगुमा। तुलुगुमा पद्धति। ये तोप खाने, गोले बारूद देकर पहली बार देखे थे। किसने देखे थे? इब्राहिम लोदी। पहली बार देखे थे कि ये तोप खाने, गोले बारूद इनके आगे टिक नहीं पाया इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मर जाता है। और इस तरह से पानीपत का युद्ध कौन जीत जाता है बेटा? बाबर की जीत हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर की विजय हो गई। अब जब विजय हो गई, अब तो मुगल सत्ता की स्थापना होती है। क्या होती है? मुगल सत्ता की स्थापना होती है और लोदी वंश खत्म हो जाता है। तो लोदी वंश की जगह दिल्ली में किसकी सत्ता आ जाती है? मुगलों की सत्ता आ जाती है। अगर हम बात करें आगे, अब पूरी तरह से मुगल सत्ता की स्थापना यहाँ नहीं हुई, क्योंकि अभी मेवाड़ में कौन बैठा है? राणा सांगा बैठा है। और राणा सांगा को जब तक बाबर नहीं हराएगा, राणा सांगा को, तब तक वो दिल्ली की गद्दी नहीं ले सकता सही ढंग से। तो फिर इनका निशाना कौन हुआ? बाबर का निशाना कौन हुआ? राणा सांगा। और राणा सांगा भी अपने साम्राज्यवादी की नीति अपना रहा था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इधर बाबर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए आपस में इनके क्या हो गई? दुश्मनी ज्यादा बढ़ती गई और वो युद्ध में बदल गई। और वो युद्ध कौन सा होता है? बयाना। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। याद रखना, बयाना का युद्ध। वो युद्ध होता है बयाना का युद्ध। कौन सा होता है? बयाना का। और बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ये याद, भरतपुर में पड़ता है। तो बयाना का युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? 16 फरवरी। कब होता है? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527। और इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के मध्य में दो सेनापति आते हैं। किसके सेनापति? बाबर। एक तो याद रखना, मेहदी हसन, क्या नाम था? और एक था मेहदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहदी ख्वाजा। ये दो व्यक्ति जो हैं वो सेनापति किसके हैं? बाबर। दो सेनापति बाबर भेजता है, मेहदी हसन को, मेहदी ख्वाजा को, और युद्ध किससे लड़ने के लिए? राणा सांगा से। तो ये दोनों जब आते हैं तो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि भयंकर युद्ध होता है और राणा सांगा की एक टांग नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है,
एक आंख नहीं है और फिर भी खतरनाक युद्ध लड़ रहा है, जैसे भूत की तरह लड़ रहा हो, तो ये तो घबरा गए कि अरे भूत लड़ रहा है साक्षात। तो वहां से ये तो भाग जाते हैं और भाग कर वापस कहाँ जाते हैं, बाबर के पास में चले जाते हैं। और फिर ये युद्ध किसके कौन जीत लेता है, राणा सांगा इस युद्ध को भी जीत लेता है। तो यहाँ पर भी राणा सांगा की क्या हो गई, जीत हो गई। तो बयाना के युद्ध में किसकी जीत हो गई भाई, राणा सांगा की जीत हो जाती है। अब जब राणा सांगा की जीत हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं। अब राणा सांगा, इधर राणा सांगा और इधर कौन है वापस, बाबर। बाबर के पास में वो दोनों सेनापति जाते हैं। जब दोनों सेनापति जाते हैं तो दोनों सेनापति समझते हैं कि यार तुम हार के आए हो, हमें युद्ध लड़ना है। तो ये दोनों सेनापति के नहीं नहीं हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो तो खतरनाक व्यक्ति है, उनके सामने कौन जाएगा, हमें मार देगा वो। तो कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। तो कि क्या करोगे, मैं तमगा कर हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा, तमगा कर हटा दूंगा। तमगा कर का मतलब होता है मुसलमानों पर लगाया गया कर था। मैं तमगा कर हटा दूंगा। मैं जीवन भर के लिए क्या छोड़ दूंगा बेटा, शराब छोड़ दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। क्या छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, लेकिन आपको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो सेनापति ने कहा कि तुम्हारे तमगा कर शराब छोड़ने से हमारे क्या होगा, हमारे बाल बच्चे हैं, लुगाई है, मर जाएगी, है ना भाई, हम मर गए तो हमारा कोई नहीं रहेगा, तो हमारे तो ये काम का ही नहीं है। तो फिर बाबर ने समझाया कि यार इस सेनाओं को कैसे समझाऊं, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, अगर मैं हार गया तो मेरी तो फजीयत हो जाएगी। कहां पर, मेरी तो मुस्लिम धर्म में फजीयत हो जाएगी। तो उसने एक दिमाग लगाया, इस युद्ध को कन्वर्ट कर दिया जिहाद में। किसमें, जिहाद में। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है, धर्म युद्ध। बाबर ने इन सेनापतियों को कहा कि युद्ध जो है ना मेरा नहीं है, ये धर्म का ही। अगर हार हो गई तो धर्म की हार होगी। किसकी हार होगी, धर्म की हार होगी, इस्लाम की हार होगी। तो फिर इसको बाबर की सेना में जोश आ जाता है कि धर्म की जब बात आती है ना, तो ये धर्म का युद्ध है। तो धर्म की बात आती है तो फिर ये सेना तैयार हो जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर एक युद्ध आता है, खतरनाक युद्ध होता है जिसका नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। अब बाबर सेना लेकर यहाँ आता है, इधर राणा सांगा इधर आता है, इधर राणा सांगा है, इधर राणा सांगा है, इधर कौन है बेटा, बाबर। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, युद्ध कौन सा होगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है, याद रखना तारीख, 17 मार्च। कब होता है, 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर दोनों आपस में लड़ते हैं। तो इनको पता था कि खानवा का युद्ध भयंकर होने वाला है। बाबर क्योंकि बयाना के युद्ध में हार गया था तो विशाल सेना लेकर आएगा। तो बाबर, राणा सांगा ने भी तैयारी की। राणा सांगा ने क्या किया, आसपास के सभी राजपूतों के शासकों को बुलाया, जिसको बोलते हैं पोती। क्या बोलते हैं, पोती पर्वण। पोती पर्वण इसका नाम था, पोती पर्वण। पोती पर्वण की प्रथा, क्या बोलते हैं, पोती पर्वण की प्रथा के जरिए निमंत्रण भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है। पोती पर्वण की प्रथा के जरिए निमंत्रण भेजा जाता है और आसपास के सभी शासकों को यहाँ बुलाया जाता है। कौन कौन से शासक में लिखा देता हूँ, जैसे सादरी। सादरी से आता है झाला अज्जा। कौन आता है, झाला अज्जा। झाला अज्जा को बुलाया जाता है। सादरी से किसको बुलाया जाता है, झाला अज्जा। गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा से किसको बुलाया जाता है, गोगुंदा से किसको बुलाया जाता है बेटा, जाला सज्जा। किसको, जाला सज्जा को बुलाया जाता है। इसके बाद में बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर से किसको बुलाया जाता है, कल्याणमल। किसको, कल्याणमल को बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेवाड़, मेवाड़ नहीं,
मारवाड़, किसकी? मारवाड़। मारवाड़। तो मारवाड़ से किसको बुलाया जाता है? मालदेव। किसको? मालदेव को बुलाया जाता है। इस प्रकार से और अगर आपको पता है झालावाड़ से किसको बुलाया जाता है? मेदिनी राय। इस प्रकार से सभी शासकों को बुलाया जाता है। ये सारे के सारे किसकी ओर से? राणा सांगा की ओर से। और इसका हरावल का एक नेता था, हरावल का मतलब होता है सेना का अगला भाग। तो सेना के अगले भाग का जो नेता है वो किसको बनाया गया था? जल्दी बताओ। वो बनाया गया था हसन खां मेवाती। किसको बनाया गया था? हसन खां मेवाती को बनाया गया। ये सारे के सारे जो शासक थे वो किसकी ओर थे? राणा सांगा की ओर से लड़ाई करने के लिए मैदान में आया तो थे, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए। वो गया वो मरेगा, वो गया वो मरेगा, है ना? सब अपने अपने स्वार्थ में थे। कोई मन लगाकर यहाँ पर युद्ध नहीं लड़ते हैं। अब बात करते हैं, अब इनके अंदर क्या होता है कि एक तरफ बाबर, एक तरफ राणा सांगा। राणा सांगा की जो सेना है वो 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख सेना। और इसके पास में क्या थे? जल्दी बताओ। गोला थे, गोले थे, बारूद थे, और क्या थे? गोला बारूद थे, तोप खाने थे, तुलुगुमा पद्धति थी, तुलुगुमा पद्धति थी। इतना सारा ये जो टेक्निक थी इनके पास में, नई टेक्निक, और पहली बार राजस्थान में इन्होंने ये टेक्निक को प्रयोग किया था। और इधर राणा सांगा के पास वही क्या थे? भाले थे। क्या थे? भाले। कौन से भाले? तीर भाले, तलवारें, वही जो पारंपरिक शस्त्र अस्त्र हुआ करते थे वही थे। अब ये युद्ध प्रारंभ में तो कौन जीत रहा था? राणा सांगा जीत रहा था। लेकिन बाद में क्या किया? बाबर ने तोपें चलाना स्टार्ट कर दी। जब तोपें जब चलती है ना तो क्या होता है, जो हाथी होते हैं ना वो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और अपनी ही सेना को क्या करते? कुचलने लगने प्रारंभ कर देते। तो हाथी पीछे की ओर मुड़ गए और अपनी ही सेना को क्या करने लगे? कुचलने लगे, क्योंकि राणा सांगा के पास हाथियों की सेना बहुत ज्यादा है। इसलिए ये हार जाते हैं इनकी तोपखानों के आगे और बाबर जीत जाता है। अब राणा सांगा क्या होता है? राणा सांगा में क्या होता है? युद्ध के मैदान में ही थोड़ा मूर्छित हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्छित का मतलब समझते हो? घायल हो जाता है। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। तो घायल होते हैं तो एक हमारे सिरोही का एक राजा था जिसका नाम था अखीराज देवड़ा। क्या नाम था? अखीराज देवड़ा। अखीराज देवड़ा जो है उसको कहाँ लेके जाता है? कहाँ जाएगा भाई? हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको। अखीराज जो है, अखीराज देवड़ा, ये लेके चला जाता है कहां पर? कहां लेके जाता है? बसवा। कहां लेके जाता है? बसवा लेके जाते हैं। बसवा पड़ता है दोसा में। कहां पर? दोसा एक जिला है, वहां पर लेके जाता है और उनका इलाज करवाता है। और जैसे इलाज करवाता है तो उसको होश आ जाता है। उधर मैदान में अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध में कौन जारी रख रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। युद्ध जारी रखा किसने? जाला अज्जन। किसने? जाला अज्जन। और जाला अज्जन जो है वो युद्ध को जारी रखता है, क्योंकि शस्त्र अस्त्र जो है उसका जो राजसिंह है, किसका राजसिंह? राणा सांगा का राजसिंह को खुद धारण कर लेता है और युद्ध को जारी रखता है। और बाबर की जो सेना है वो टूट पड़ती है किसमें? जाला अजब, क्योंकि वो समझते हैं कि ये क्या है, यहाँ का राजा है, और उसको पूरी तरह से जाला अजब को मार देते हैं। उधर इसको होश आ जाता है और वो युद्ध के लिए वापस तैयार होता है। लेकिन सरदार समझते हैं कि इसकी एक आंख नहीं है, टांग नहीं है ना, पैर नहीं है, और इस तरह से शरीर में कितने घाव है? 80 घाव। कितने घाव है? 80 घाव है। और अब वापस इसको युद्ध लड़ने के लिए जाना है। ये तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मारेगा, इसलिए क्या करते हैं? इसको हम जहर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जहर दे देते हैं। और इस प्रकार इनको जहर दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है? याद रखना, कालपी में। कहां पर? कालपी कहां पर पड़ता है? एमपी के। तो कालपी में इसको जहर दिया जाता है। और इस तरह से 30 जनवरी
1530 को, सॉरी 1530 नहीं, 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई भैया, इतने महान शासक की मृत्यु हो गई। अब इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है याद रखें, इनकी जो छतरी कहाँ बनी हुई है वो बनी हुई है आपके, याद रखना, मांडलगढ़। कहाँ पर? मांडलगढ़। मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है आज। मांडलगढ़, मांडलगढ़ का मतलब भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो ये इतना महान शासक जिसका देहांत हो गया कब? 30 जनवरी 1528 में। इस प्रकार आपको राणा सांगा मैंने समझाया है, आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।